हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। और यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाली है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे। यह वीडियो अब स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ही लेकर आया हूं मैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, और 22 फरवरी को पहला ही पेपर हिंदी विषय का होने वाला है। और बहुत लोग हिंदी विषय को लेकर और इस हिंदी विषय के पहले पेपर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो गए, और इस चिंता को मैं दूर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, या दैट मीन्स कह सकते हो कि लास्ट मिनट टिप्स लेकर आया हुआ हूं आपके सामने, आपका भाई के रूप में आया हुआ हूं। तो आप यहां पर इन सभी चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, और चलते हैं सीधे सीधे हमारे स्क्रीन पर आते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में दिख रहा होगा, थंबनेल में भी दिख रहा होगा, साथ साथ में बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, हिंदी में ऐसी क्या गलतियां हैं, ठीक है ना, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जहां से मार्क्स कटते हैं। आपका कॉपी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग, और हर एक पॉइंट पर डीप डास्टिंग जाके डिस्कशन कर रहे होंगे हम लोग, और डीप डास्टिंग जाके बातों को समझ रहे होंगे। चलिए, इसी ऊर्जा के साथ आप भी पढ़ते रहिए, और अपने एक एक पॉइंट पर जो मेरे द्वारा बताए जाएंगे सभी पॉइंट को आपको ध्यान देना है, सभी पॉइंट को समझना है। तो ये जी, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने पहले पेज पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स कटेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से हमारे मार्क्स कट सकते हैं, कहां कहां आपको गलती नहीं करना है, कहां कहां आपको ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। देखिए बच्चों, कभी भी आपको अगर यूपी बोर्ड में बेहतर मार्क्स गेन करना है तो आपका कॉपी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर होना चाहिए। आपका शकल कैसा है, आप कैसे हैं, बॉडी टाइप में क्या है, क्या चीजें हैं, उससे कोई एग्जामिनर को मतलब नहीं होगा। आप एग्जामिनर आपको कैसे जज कर रहा होगा, बाय द कॉपी, यानी आपने किस प्रकार से कॉपी में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट किया है, कैसे आपने लिखा है। और मैं हर बार और हमेशा से कंटिन्यूसली अपने ऑफलाइन के बच्चों को बताता रहता हूं कि यदि आपको बढ़िया मार्क्स लाना है, बढ़िया नंबर गेन करना है, तो आपको कॉपी में बढ़िया सजाना पड़ेगा। कॉपी को इतना बेहतर से डेकोरेट करो कि एग्जामिनर कॉपी को देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही, आंसर को देखते ही नंबर देने पर मजबूर हो जाए। चलिए जी, सबसे पहले आपने अगर मार्क्स कटने के आसार होते हैं तो वह कहां कहां से होते हैं, ये चीजें समझते हैं। वह दो ही चीजें हैं। हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट में मात्रा पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आपको मात्रा सही से होना चाहिए। यदि मात्रा सही लिखते हैं तो सारी चीजें संभव है, सारी चीजें सही हैं, दैट्स ऑल राइट। दूसरा चीज क्या होता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि अभी आप लोग देखते होंगे एप्लीकेशन लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, यानी आपको पत्र लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, चाहे वो बहुविकल्पी हो और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव यानी जो लिखने वाला हो, वस्तु प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को आपने एक सही क्रम में और सही ऑर्डर में लिखने का प्रयास किया जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको मार्क्स जो कटते हैं वो कहाँ से कटते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। कहाँ कहाँ से, गलत फॉर्मेट की वजह से आपका नंबर कट सकता है। दूसरा चीज क्या होता है, मात्रा, यानी आप सही उसको लिखो। ठीक है ना। देखिए, मैं पर्टिकुलर हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको इतना गाइड कर सकता हूं कि आप बेटर स्कोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड भाई हम लोग दे के ही आए हुए हैं, बिना बोर्ड दिए हुए हम लोग पास तो हुए नहीं हैं। तो उतना एक बड़ा भाई समझ के चीजों को सलाह के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली वीडियो में, चाहे एक सिंगल वीडियो में पूरा हिंदी तो नहीं पढ़ा सकते हैं, और अगर पढ़ाना भी रहेगा तो मैं शायद नहीं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चीजें जो कि लिखा हुआ है, थोड़ा सा इन सभी चीजों को समझिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ में मैंने एक चीज और लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, कैसे कैसे क्या सिनेरियोज है। चलिए जी, समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 70 + 30, यानी टोटल आपका हिंदी का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स आपको लिखना है और 30 मार्क्स आपको इंटरनली मिल जाते हैं। ठीक है। अब 30 में से कितना आप गेन कर पाते हो डिपेंड्स ऑन यू एज वेल एज योर स्कूल्स मैनेजमेंट। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर आपको समय मिल रहा है 3 घंटा 15 मिनट, जो कि यूजुअली जितने भी बच्चे होंगे, अभी तक ऐसा कोई नहीं होगा कि शायद ही ये सब चीजें न जानता हो, लेकिन मैं फिर से एक बार सारी चीजें रिकॉल कर देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। इस पूरे पेपर में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है,
इस पूरे पेपर में आपने 2 सेक्शन मिलेंगे। वह सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन जो खंड अ के नाम से रहेगा, और यह कैसा रहेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी कहां से कहां तक होता है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक होता है, यानी 20 क्वेश्चन जो है आपको बहुविकल्पी होगा। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है OMR बेस्ड, और इसका आंसर आपको कहां पे करना पड़ेगा? OMR पे करना पड़ेगा। तो OMR बेस्ड आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। और साथ ही साथ में जो सेक्शन ब है, यानी जो दूसरा सेक्शन है, वह दूसरा सेक्शन क्या है? वर्णनात्मक, यानी डिस्क्रिप्टिव है, यानी आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहां तक होते हैं? 10 तक होते हैं। ठीक है जी, और ये कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के, यानी टोटल आपका जो डिवाइडेशन है 20 + 50 में है। 20 जो है आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया, और 50 जो हो गया वो क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव हो गया। दैट्स ऑल राइट। चलते हैं सेकंड, यानी नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप लोग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या क्रोनोलॉजी होने वाली है फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर, यानी आपका एक माइंड सेटअप, आपका एक सीक्वेंस क्या होगा, कैसे कैसे आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होगे। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गद्यांश एवं पद्यांश। ठीक है ना, यहाँ पर गद्यांश एवं क्या लिखा हुआ है? पद्यांश लिखा हुआ है। यानी आपको यहाँ पर जो लिटरेचर वाला पार्ट है, जिसमें से आपको गद्य और पद्य दोनों चीजों के लिए मैं सारा चीजें यहाँ पर सिमिलरिटी के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा है कि पहले पूरा गद्य एवं पद्य को अच्छे से पढ़ें। देखिए, इंग्लिश का पेपर होता है, चाहे किसी अन्य बोर्ड में जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें अनसीन पैसेज रहते हैं, लेकिन आपको यूपी बोर्ड के पेपर अगर देना है क्लास 10th का, तो उसमें जो पैसेज होते हैं वो सीन पैसेज होते हैं, यानी आपके बुक से ही आए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीजें पढ़ के ऑलरेडी गए हैं वहां पर, तो उसमें क्या क्रोनोलॉजी लगानी है? उसमें लगानी यह है कि जितने भी वो जो वहां पर गद्यांश लिखा हुआ है, यानी गद्य लिखा हुआ तो गद्य वाला, नहीं पद्य लिखा तो पद्य वाला, पहले आपको क्या करना है? अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। रीड करके सबसे पहला चीज वो जानना है कि उस किस चैप्टर का पार्ट है, यानी किस चैप्टर से, यानी किस पोयम से, या किस गद्य से, या किस पद्य से लिया गया है। दूसरा चीज, उसके कवि कौन है या उसके लेखक कौन है, तो कवि और लेखक के नाम पता करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसका नाम, यानी चैप्टर का नाम पता करना है। ये दोनों चीजें एकदम करना ही करना है। और इसके लिए यदि लास्ट मिनट में आप कर सकते हो तो जल्दी से आप अपनी किताब को 1 घंटा समय देकर रीड मार लीजिएगा पूरा पूरा, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन के पद्यांश बनते हैं, गद्यांश बनते हैं, सभी चैप्टर्स का नाम और उसके रचयिता के नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, रट मार लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, संदर्भ के संदर्भ में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है संदर्भ सही से लिखें। सही से लिखने का मतलब क्या है कि आपने चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से, इसके रचयिता ऐसे हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा, हेडिंग बढ़िया से लगाइए, बढ़िया से उसको लिखिएगा। कॉपी कैसे लिखना है, लास्ट टाइम में अभी कुछ देर बाद आपको एक वीडियो और मिल जाएगी उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या हुआ, तो पाठ और लेखक यानी कवि के साथ में, यानी जो लेखक हो या तो कवि के साथ में, यानी ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना, मैंने इसीलिए लिखा इस पॉइंट को कि कुछ लोग होते हैं चैप्टर का नाम ही लिखे बस छोड़ देते हैं, कवि का नाम लिख ही नहीं रहो। भाई कौन लिखेगा बताओ? तो कवि या लेखक का नाम भी आपको वहां पर पुट डाउन करना है, वहां पर लिखना है, तभी आपको आंसर फुल मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में सबसे ज्यादा आपको ये चीज रखना है, जैसे कुछ लड़के या लड़कियां जो भी होती हैं, कुछ लोग दिमाग ये लगाते हैं कि उनको पर्टिकुलर उस पैसेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो करते क्या है, वो करते यह है कि सीधे सीधे अपने से कुछ डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर आपसे भी समझदार है, जो पेपर बना रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे समझदार है, तो आपने करना ये है कि जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, यानी कोई भी जानकारी बाहर से न लिखें, यानी आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा वहां पर ऑर्डिनेट करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा आपको डिलीवर करना ही नहीं है। एक्स्ट्रा करोगे बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है संस्कृत वाले पार्ट में। संस्कृत में लिखा है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। कुछ लोग हिंदी अनुवाद करते हैं
तो केवल संस्कृत जो लिखा है उसी का अनुवाद कर देंगे, या तो केवल अनुवाद नहीं करेंगे, संदर्भ लिख रहे हो तो हिंदी में ही अनुवाद करके उसका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। तो आपने यह भी दिमाग में एकदम खोल के रखना है, एकदम बिठा के रखना है कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कैसे क्या चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और बने रहिए अंतिम तक। अंतिम में कुछ काफी ज्यादा बेहतर टिप्स एंड ट्रिक है कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्या हो सकता है और आने वाले बाकी सब्जेक्टों के लिए भी, जो बाकी विषयों के लिए जो परीक्षा होगी उसका क्या क्रोनोलॉजी रहने वाली है, क्या माइंड सेटअप होगा और मैं किस प्रकार से रोल प्ले कर रहा हूँ आपके एग्जाम के साथ के लिए। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने देख रखा है। अभी तक इसके पहले वाले पेज पर हमने बताया आपके गद्यांश के बारे में, हमने आपके बताया पद्यांश के बारे में, हमने बताया संस्कृत के खंड के बारे में। अब इस वाले में आ जाइए और सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पठित खंड काव्य। पठित खंड काव्य अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। मैं फिलहाल गोरखपुर से हूं तो मेरे गोरखपुर जिले में किसके क्या सिलेक्शन किया गया है, मातृभूमि के लिए किया गया है। और बाकी जिलों में हर जगह क्वेश्चन बैंक में चाहे अन्य किसी भी चीज में दिया रहता है, तो आप अपने जिले का सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर गोरखपुर के लिए क्या है, मातृभूमि के लिए है। तो मातृभूमि में पूरा तरीके से केवल इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वो होते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में यानी इसमें 3 सर्गों का वर्णन किया जाता है। पहला सर्ग जो है वो क्या होता है, इसको संकल्प कहते हैं, यानी संकल्प लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। दूसरा सर्ग में क्या होता है, ये इनके संघर्षों की कहानी को दिखाया जाता है। तीसरे सर्ग में ये इनके बलिदान के कहानी को दिखाया जाता है, यानी बलिदान को। या एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, चंद्रशेखर आजाद का चरित्रण कीजिए, यानी आपको हो सकता है इन तीनों में से कोई सर्ग पूछ ले, हो सकता है पूरा इसका समरी पूरा सारांश ही पूछ ले, हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद का चरित्रण आपसे पूछ ले। बस इतने पॉसिबिलिटीज है। आप इसको एक कहानी के जैसे पढ़ के जाइए और एकदम बेहतर तरीके से उसको कॉपी में रिप्रेजेंट करके आइए। आई एम प्रीटी श्योर कि आप पूरा में से पूरा नंबर पाओगे। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पर लास्टली यानी इसके आगे क्या चीजें आता है वो समझिए। आपने यहाँ पर क्या है, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय जो होता है वह गद्य से भी आता है और साथ साथ में पद्य से भी आता है। तो गद्य से कौन सा चीजें आएगा और पद से क्या चीजें आएगा वह समझिए। एटलीस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, यानी कम से कम आपको 3 जीवन परिचय क्या होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। याद होने का मतलब क्या है, कुछ लड़के दिमाग लगाते हैं सर बस नाम यानी जो जन्म डेट ऑफ बर्थ का मतलब वो जो जिस दिन वो पैदा हुए थे उसके बाद मृत्यु और थोड़ा बहुत स्कूल का नाम याद करके वो लोग लिखते हैं। तो ठीक है अगर आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट करो, उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखोगे तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह बेहतर हो सकेगा। और रिप्रेजेंटेशन का ही खेल है बाबू पूरा तरीके से। अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आप को वेल एंड गुड है, अन्यथा फिर से दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 3 आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पर 3 आपने मालूम होना चाहिए जीवन परिचय के विषय में। उसके बाद यहाँ पर आपको निबंध लेखन है और क्या है, पत्र लेखन है। भाई साहब निबंध लेखन 7 नंबर का, समझ रहे हो बात को। मॉडल पेपर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो लास्ट टाइम पे मेरा यह सुझाव रहेगा, बिना मॉडल पेपर देखे हुए आप पेपर में नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या करिए, निबंध जो लेखन है आपको विशेष ध्यान देना है। निबंध लेखन में आपकी कलात्मक कलाओं का या जो आपने आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को उभारिए। यानी जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके टॉपिक के बारे में डेप्थ में जाके आप किसी भी टॉपिक पर लिखिएगा। निबंध बढ़िया से लिखिएगा, राइटिंग गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा, इसकी गारंटी हमारी रहती है। साथ साथ में पत्र लेखन में भी यही होता है। जो शुरुआत में यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि कहाँ का मार्क्स कटेंगे आपको, तो इसमें से एक था कि इसमें गलत फॉर्मेट में। गलत फॉर्मेट सबसे ज्यादा होता कहाँ ये समझिए। गलत फॉर्मेट सबसे ज्यादा आपका होता यही है जो अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि गलत फॉर्मेट कहाँ होता है, इस पत्र लेखन में ही होता है। तो गलत फॉर्मेट के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर पत्र में यानी आप अब लेटर लिख रहे हो तो लेटर में क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मेट मैटर करता है, आपका वहां पर डेट मैटर करता है, सारा चीजें सही से वहां पर लिखना है। अगर ये चीजें आप सही से लिख के आ रहे हो तो आपका नंबर सिक्योर रहेगा, आपको कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट
और लास्ट पीपीटी आई थिंक है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स को लिख रखे हैं। अब ये पॉइंट्स जो कि हमें नोट करना होगा, चाहे हमें दिमाग में डाल के ही रखना होगा, वह क्या क्या पॉइंट्स है इन्हें देखते हैं और समझते हैं। चलिए जी, देखिए लिखा हुआ है सारे फॉर्मेट्स अच्छी तरह से आना चाहिए। अब फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि आप अभी यानी 22 को पेपर है, अभी ये वीडियो मैं 20 को शाम को शूट कर रहा हूँ, यानी 20 को आप देख पा रहे होगे, 20 से या 21 को। तो अगर आपको एग्जाम से 2 घंटा पहले भी समय मिल गया है तो 2 घंटा 3 घंटा 1-2 बार पूरा पेपर यानी शुरू से लेके यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय लेके 1-2 मॉडल पेपर चाहे 1-2 सेट सॉल्व करके जाओ, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। यानी हर एक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो कितने में लिखने हैं, क्या उसका दायरा होना चाहिए, आपने कॉपी ले रहे हो तो मार्जिन कैसे बना रहे हो, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर दूसरा चीज क्या है, ज्यादा काटपीट ना करें। काटपीट ना करें का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो हर बार उनको सुझाव देता रहा हूँ, उनको टेस्ट में यह इंप्रूव कराने का प्रयास करता हूँ कि बेमतलब का या अनवांटेड चीजें कॉपी में न लिखें और ना ही उसको लिख के काटने का प्रयास करें। ज्यादा काटपीट से क्या होता है, साइकोलॉजिकली एक प्रेशर क्रिएट होता है एग्जामिनर के दिमाग पर, ये लड़का लग रहा है इसको आ नहीं रहा है, बार बार उसी चीज को काट पीट रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, हो सकता है दूसरे में से देख रहा हो चाहे कुछ इस प्रकार का एक निगेटिविटी, कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी उसके दिमाग पर क्रिएट होता है, इंपैक्ट करती है ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझ लिए। आगे क्या है कि सभी अध्यायों के लेखक एवं कवियों के नाम अच्छी तरह से रट लेना है, जो कि मैंने अभी पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी चैप्टर है उनमें पैसेज को पहचानना सीख लीजिए, उसके कवि का नाम जानिए, उस लेखक का यानी उसके लेखक या कवि का नाम जानिए और उस चैप्टर का भी नाम आपको जानना ही है, तब जाके आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जिस भी सेक्शन को शुरू करें खत्म करके नया तभी सेक्शन शुरू करें। यह चीज आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको काम यह करना है कि एलिमिनेट करिए कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन हमको उठाना है और कौन सा सेक्शन क्या करना है, खत्म करना है। यानी जिस सेक्शन को आपने स्टार्ट कर दिया तो प्रयास यह करो कि उसी सेक्शन को एकदम एंड करके ही न्यू सेक्शन स्टार्ट करो विद हैविंग न्यू पेज। ठीक है ना, तो ऐसे अगर करते हो आप तो एक पॉजिटिविटी फैलती है और एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है। लास्ट में एक चीज मैं और लिखना है, वो लिख दिया हूं मैं कि शुरुआत में जो है वो हैंडराइटिंग अच्छा रखना है। आपको शुरुआत में कभी भी हैंडराइटिंग में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आपको एकदम बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंटेशन का चाहिए। हिंदी फर्स्ट पेपर होता है, हिंदी में शुरुआत का जो लिखना है वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है और आप प्रयास करें कि शुरुआत नहीं, जैसा शुरू में लिख रहे हैं एक बेहतर, वैसे एंड टाइम में यानी आखिरी अक्षर एक आखिरी आप पूर्णविराम अगर लगा रहे हो तो वह भी उसी फ्लो में और उसी राइटिंग में होना चाहिए। और कभी भी ध्यान दीजिएगा पेन बढ़िया यूज करिए, जो जिस पेन से आप हमेशा हमेशा पढ़ते आए हो लिखते आए हो उसी पेन को यूज करिए। 70 पेन न ले जाइए, 70 प्रकार के हर एक अलग अलग कंपनी का पेन न यूज करिए, 2 नीला 2 काला, उसके बाद स्केल वगैरह रबर वगैरह लेके जाओ, एग्जाम दो। हिंदी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और बने रहेंगे आपके साथ एग्जाम के हर एक पॉइंट पर, हर एक कदम पर। धन्यवाद।